जय हिंद, नमस्कार सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन क्लासरूम जीके बाई अजय सर में। आ जाओ भाई सभी साथी, शाबाश आ जाओ। देखो, हम जो है वो पढ़ रहे थे विश्व का भूगोल, और विश्व के भूगोल में अपना जो टॉपिक है वो चल रहा था पवन संचरण। तो ये टाइम ठीक है ना? कहते गुरुजी रात को 12 बजे आप क्लास लेते हो, ठीक है। तो मैंने कहा था ना कि जल्द ही अपने कोशिश करेंगे, ताकि आपको दिक्कत हो रही है भाई रात को 12 बजे तक आप क्लास को देखते हो। अब ये टाइम फिक्स है, अब आपको ऐसे ऑफलाइन वाली फीलिंग आएगी कि हाँ अब ये 4:30 बजे अपनी क्लास है तो है, यानी ये 4:45 पर अपनों ने जो है क्लास का टाइम रखा है। क्लियर? ओके, तो सभी साथी आ जाइए क्लास में लाइव। नमस्कार सभी साथियों को। करते हैं क्लास शुरू। ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? सभी साथी बता दे कमेंट में, फिर अपने आगे क्लास को जो है वो शुरू कर देते हैं। देखो, अपना जो टॉपिक चल रहा था, अपना जो टॉपिक था वो था पवन संचरण। कौन सा टॉपिक था भाई? पवन संचरण। और इससे पहले वाली क्लास के अंदर जो है मैंने वो आपको 3 प्रकार की पवनों के बारे में मैंने कहानी बताई थी। सनातनी पवनें पढ़ रहे थे, व्यापारिक पवनें मैंने आपको बताई थी, पछुआ पवनें बताई थी, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ध्रुवीय पवनें। ये 3 प्रकार की जो पवनें हैं वो हमने जो है इसकी चर्चा की थी, ये बात जो है वो बताई थी। ठीक है, फिर मैंने इनकी दिशा बताई, ये पवनें जो है किस प्रकार से चलती है। एक बार फिर से यहाँ देख लेते हैं अपने। यहाँ पर भूमध्य रेखीय न्यून वायुदा पेटी है, इसके ऊपर उपोष्णीय कटिबंध उच्च वायुदा पेटी, फिर यहाँ पर उप ध्रुवीय न्यून वायुदा पेटी, और वहां पर ध्रुवीय जो है उत्तरी ध्रुव है, तो यहाँ पर हो जाएगी ध्रुवीय उच्च वायुदा पेटी। फिर अपने सेम नीचे वो देखें, उपोषण कटिबंध उच्च वायुदा पेटी, इसके जस्ट नीचे देखेंगे तो उप ध्रुवीय निम्न वायुदा पेटी, और इसके नीचे देखेंगे तो ध्रुवीय उच्च वायुदा पेटी। यहां तक शायद मुझे लगता है आपको बहुत शानदार तरीके से बातें समझ में आ गई, है ना? तो भूमध्य रेखा मैंने बताया था 0 से 10, या साढ़े मतलब 25 से 35 लगाया था, तो लगभग 23.5 से ये शुरू हो जाती है। उसके अलावा उप ध्रुवीय की बात करें तो 45 से यहाँ पर क्या 66.5 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। राम राम भाई भीम वर्मा। एक बार थोड़ा ये बताओ, आवाज वगैरह सब क्लियर आ रही है? सभी ये साथी जरूर एक बार कमेंट करो। क्लियर? चलो, अब ये मैंने आपको दिशा बताई थी कि पवन जो है वो उच्च वायु दाब से निम्न की ओर चलती है, तो यहाँ पर उच्च वायु दाब है, इधर निम्न है। फिर मैंने कहा इस प्रकार से इनकी दिशा ऐसे ये जो है क्यों हुई, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें हैं वो दाईं ओर चलती है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो पवनें हैं वो बाईं ओर। ये क्यों चलती है? वो फेरल का नियम बताया था, एरियोलिस बल लगता है। काफी बार ये नियम मैं बता चुका हूं, तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत वाली बात अब है नहीं। ठीक है, अब मैं इसकी थ्योरिकल बातें आपको बता देता हूँ। ये समझा दिया था मैंने कि व्यापारिक पवनें जो है किस प्रकार से चलेंगी। अब इसके बारे में अपन जो है वो जानते हैं कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, हाँ जी ठीक है भाई भीम वर्मा, बहुत बढ़िया। चलो, सबसे पहले अपन जो बात कर रहे थे किसकी भाई? व्यापारिक पवनों की। तो व्यापारिक पवनों में मेरे दोस्त अपन बात करें आगे, व्यापारिक पवनों में अपन आगे बात करें तो इसकी जो दिशा है वो क्या होगी? तो हमने बहुत शानदार तरीके से पढ़ा था, यानी इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, नीचे दक्षिण है। उत्तरी गोलार्ध में जो ये पवन है वो इस दिशा में चल रही है, और दक्षिणी गोलार्ध में ये जो पवन है वो इस दिशा में चल रही है बिल्कुल। इसके बीच में आप ऐसे लाइन मार दो, इसके बीच में आप ऐसे लाइन मार दो, तो ये दिशा क्या हो जाएगी? नीचे हुआ दक्षिण, और ये हो गया क्या भाई? पूर्व। ये हो गया उत्तर, ये हो गया पश्चिम। यहां पर क्या है? उत्तर है, ये दक्षिण भाग है, इधर पूर्व है, और इधर की ओर देखेंगे यहां पश्चिम। तो उत्तरी गोलार्ध में दिशा क्या है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। उत्तरी गोलार्ध में जो दिशा रहेगी वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जो दिशा रहेगी वो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। ये हमने पढ़ा था, एक बार फिर आपको बता देता हूं। देखो, उत्तरी गोलार्ध में इनकी जो स्थिति है वो इस प्रकार से रहती है, ये कल बताया था कल वाली क्लास में। और दक्षिणी गोलार्ध में जो इनकी स्थिति है वो इस प्रकार से। तो ये जो दिशा है इस प्रकार से चलेंगी, तो हमने भी यहीं पर इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में इस प्रकार से। रटने वाली बात नहीं है, रटने की कोशिश भी मत करना। अगर रटोगे तो ये प्रश्न आपका 100% गलत हो जाएगा। 100% क्या, 101%। क्योंकि कब तक रट के रखोगे हैं? तो ये आपको समझना है कि उत्तरी गोलार्ध में किस प्रकार से रहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध में किस प्रकार से। ठीक है, सोनू कुमारी राम राम भाई राम राम। चलो अब सुनो आगे। फिर उपोषणीय उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब की ओर ये पवन जो है चलती हैं। ये स्थायी पवनें हैं, और याद रखना नियमित पवनें हैं। मैंने कहा था ना, ये जो पवनें चलेंगी व्यापारिक होंगी या पशु होंगी, ये स्थायी पवनें हैं, वर्ष भर चलती है। ठीक है, याद रखना ये उपोषण उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब चलती है, भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब की ओर चलती है। तो देखो, यहां पर आपको दिखेगा उपोषण उच्च वायुदाब का, और यहां दिखेगा भूमध्य। ठीक है, तो यहां भी उपोषण उच्च वायुदाब। तो ये कैसे चल रही है?
उपोषण से भूमध्य की तरफ, उपोषण से भूमध्य की तरफ चल रही है। ठीक है, तो यही बात मैंने लिख रखी है यहाँ पर कि यह उपोषण उच्च वायु दाब से भूमध्य रेखीय न्यून वायु दाब की ओर चलती है। इसके बाद अगर अपने बात करते हैं कि प्राचीन समय में जो व्यापारी लोग हुआ करते थे, उनकी जो जहाज वगैरह हुआ करती थी, नाव वगैरह हुआ करती थी, ये पवनें उनको चलने में जो है सहायता प्रदान करती थी। इसलिए इन पवनों का जो नाम है वो क्या पड़ा, इन पवनों का नाम पड़ा व्यापारिक पवने। क्या नाम पड़ा भाई, व्यापारिक पवने। शाबाश भाई। उसके बाद अगर अपने बात करें तो नेक्स्ट लिखा है दोनों गोलार्ध की पवने भूमध्य रेखा पर मिलती है, वो बता दिया मैंने। दोनों गोलार्ध की पवनें भूमध्य रेखा पर मिलती है ना। इन पवनों के मिलन स्थल पर अभिसरण के बाद श्रवण होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही शानदार। देखो, जब ये दोनों आपस में मिलती है यहाँ पर, ये जो पवनें आपस में यहाँ पर मिलती हैं और इन्हीं के बाद क्या होता है, श्रवण। श्रवण का मतलब क्या होता है, अब तो ये पवन है खाली, शुष्क पवनें, इनमें कुछ नहीं है, खाली है। जैसे ही यहां से ये सेवर्णीय धारा बनकर उड़ती है तो ये जल की मात्रा ग्रहण कर लेती है। इस बात को, इस पॉइंट को ध्यान से समझना, ध्यान पूर्वक पढ़ना कि ये अपने जो मानसून है वो किस प्रकार से जो है वो उड़ता है। ठीक है, आप समझोगे ध्यान से। देखो, ये हो गया ग्लोब, हाँ गुरुजी ग्लोब हो गया। ये हो गई भूमध्य रेखा, होगी गुरुजी, ये उपोषण वाली होगी। अब ये आवाज सूखी थी, इसके अंदर कुछ नहीं था, ये चली इधर, सूखी है कुछ नहीं है, सूखी है कुछ नहीं है। क्या ये हवा यहां पर समाप्त हो जाएगी? नहीं, ये हवा जाएगी उत्तरी गोलार्ध में। और याद रखना, अब ये जो हवा, इसकी दिशा कैसी है, बाईं ओर। अगर मैं नीचे से चलूंगा तो बायां इधर ही तो होगा, हाँ बायां इधर होगा। अच्छा, जैसे ही ये उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती है, इनकी दिशा हो जाती है इस प्रकार से, इनकी दिशा हो जाती है इस प्रकार से, इनकी दिशा हो जाती है इस प्रकार से, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर चलेगी। अब सोचो, मैं नीचे से ऐसे चल रहा हूं तो मेरा दायां कहाँ होगा, इधर। तो ये पवने जो है यहां से उत्तरी गोलार्ध में आते ही ऐसे हो जाती है। तब हम पढ़ते हैं कि भारत में जो मानसून आता है वो हिंद महासागर से। अब यहीं पर है हिंद महासागर, हिंद महासागर, और ये पवने जो है, ये पवने जो भारत में वर्षा करती है, इसे बोलते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो आता है वो कौन सी पवनों से आता है, व्यापारिक पवनों से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी फर्स्ट ग्रेड में जो पछुआ पवनों का प्रश्न आया था, है ना, याद रखना। अब फर्स्ट ग्रेड में राजस्थान को जी के भट्टी आ गयो कि मावट वर्षा जो होती है वो किससे होती है ना। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है कि यहाँ भारत में जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है वो कौन सी पवनों से आता है, व्यापारिक। यह यह जो पवने हैं, यह जो पवने हैं, यह जो पवने हैं, याद रखोगे, यह जो पवने हैं वो श्रवणीय धारा के रूप में जो है वो बारिश करती हैं। देखो, एक बार मैं फिर से आपको बताता हूं, है ना। देखो क्या, जैसे ये अपना भारत है, ये भारत हो गया, है ना, और भारत के नीचे यहां पर है हिंद महासागर, हिंद महासागर। अब मानसून आप ऐसे देखते हो आता हुआ, है ना, ऐसे इसी दिशा में क्यों आ रहा है, तो मैंने कहा उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें चलती हैं वो कैसे चलती है, दाईं ओर। तो ये दिशा दाईं ओर होती है। यहां से मानसून टकराने के बाद दो भागों में बट जाएगा, एक इधर की ओर शाखा बन जाएगी, एक इधर। इधर वाली शाखा को अरब सागर की शाखा बोलेंगे, इधर वाली शाखा को बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है, तो ये है अपना मानसून, इस प्रकार से अपने पढ़ते हैं। अरे बताओ, रह जाएगी के बाद ध्यान में, अगर ये चीज बता दो बढ़िया शानदार तरीके से जो है समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, काफी साथी कमेंट में बहुत शानदार शानदार कमेंट करते हैं, जिससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है भाई, बहुत ज्यादा। गुरुजी मैंने कोर्स ले रखा है एक, और मैं उस कोर्स को छोड़कर आपकी एक क्लासे देखती हूँ, मतलब एक खुशी मिलती है कि अपने एक प्रयास कर रहे हैं। जो साथियों के लिए अपनों ने एक मुद्दा उठाया, जिम्मा उठाया कि भाई अपने को विश्व भूगोल आपको कराना है, इकोनॉमिक्स हम आपको करवाएंगे। तो मतलब आप जुड़े हो एक विश्वास करके, तो बहुत अच्छा लगता है भाई। बहुत 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 धन्यवाद सभी साथियों का। तो इसी प्रकार से आपकी कंटिन्यू क्लासें मिलती रहेंगी, टेंशन मत लेना। और मैं कह रहा हूँ कि इसकी कंटिन्यू आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से भी सॉल्यूशन करा दूंगा। देखो, हमने कंटेंट पढ़ लिया, एक बार आपने रीड कर लिया, उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से प्रैक्टिस करा दूंगा। मैं कह रहा हूँ एग्जाम में अपना एक प्रश्न सिंगल भी बाहर नहीं जाएगा अगर आप ये क्लासेस। अच्छा, कई साथियों का व्हाट्सएप पे स्पेशल और मैसेज आता है अलग से, सर आप जो पढ़ा रहे हो उससे प्रश्न बाहर तो नहीं जाएगा। देखो क्या है कि अपने कहीं जा रहे होते हैं, कहीं भी कोई मार्ग पे जा रहे होते हैं, तो बस में बैठते हैं, तो उस बस वाले ड्राइवर से मतलब विश्वास करते ना उस पर। अगर मान के चलो वो अपना दुश्मन हो गई, खाई मिल जाए गिर दे, तो ऐसा नहीं होता है या नहीं है। तो विश्वास तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है, बाकी कोई किंतु परंतु नहीं होगा। आप विश्वास करके पढ़िए, और कोई टेस्ट सीरीज के
कोई भी गूगल फॉर्म में जाके प्रश्न करके देखिए, आपके गलत नहीं होंगे प्रश्न। समझो चीजों को, है ना, वो बात है। ठीक है, तो इन पवनों में मिलन स्थल पर अभिसरण होता है। अभिसरण को मतलब बोलो कि जहां पर दो पवनें आकर मिलती है उसे क्या बोलते हैं, अभिसरण, है ना। तो यहाँ भूमध्य रेखा पर अभिसरण हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। व्यापारिक पवनें शुरुआत में शुष्क होती है, मैंने कहा था शुष्क होती हैं, और जब महासागरों से आर्द्रता ग्रहण कर लेती है, महासागरों से जल ग्रहण कर लेती है, तो ये जाकर बारिश करती है। आर्द्रता ग्रहण कर महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर, अभी देखो भारत का वो पूर्वी तट, पूर्वी क्षेत्र था, हाँ, और महासागरों के पश्चिमी किनारों पर ये क्या करती है, बारिश करती है, वर्षा करती है। ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। शीतकाल में यह अधिक व्यवस्थित होती है, क्योंकि देखो शीतकाल में जो ठंड के अंदर ये इतनी ज्यादा जो व्यवस्थित नहीं होती है, तो याद रखना शीतकाल यानी ठंड में अधिक व्यवस्थित होती है। तो कौन सी पवनें शीतकाल में व्यवस्थित रहती हैं, वो है व्यापारिक पवनें। कौन सी पवनें, व्यापारिक। व्यापारिक पवनें को शीतकाल में अधिक व्यवस्थित रहती है, कि शीतकाल में जो पवनें वो पछुआ पवनें चलेंगी, पछुआ चलेगी। उसका एक रीजन होता है, कैसे चलेंगी वो अपने आगे पछुआ में समझेंगे आगे। व्यापारिक पवनों में आप याद रखोगे, यहाँ वायुमंडल शांत रहता है और स्वच्छ रहता है। यहाँ वायुमंडल जो है वो क्या रहेगा, शांत रहेगा और स्वच्छ रहेगा, इसलिए इसे शांत या पेटी या डोल्ड्रम पेटी भी कहते हैं। और ये जो है वो लगभग आपको 0 से 5 अक्षांशों तक देखने को मिलेगी, 0 से 5, है ना। ये डोल्ड्रम जो बेल्ट है, डोल्ड्रम जो पेटी है, वो आपको 0 से 5 तक देखने को मिलेगी। और बड़ी बात ये है, इसकी औसत स्थिति जो आपको देखने को मिलेगी वो ज्यादातर भूमध्य रेखा के उत्तर में देखने को मिलेगी। कहां देखने को मिलेगी, उत्तर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भूमध्य रेखा के उत्तर में इसकी स्थिति जो है वो देखने को मिलेगी। मिस ब्यूटी करिए, आज टाइम चेंज हो गया क्लास का। नमस्ते सर जी, नमस्ते। हाँ तो ये ठीक है, अब रात को 12 बजे क्लास लेता हूँ मैं आपकी, ठीक है। मैं भी मतलब एक तरह से ये मान के चलो बहुत ज्यादा थक जाता हूँ, है ना। तो मतलब बहुत भयंकर स्थिति हो जाती है, ऐसे मन करता है कि अब बैठ जाए, इतना मतलब थकावट हो जाती है रात को। अब 12 से 1 बजे तक आपकी क्लास लेता हूँ, फिर ऐसे तो है नहीं कि उसके बाद मतलब कि पढ़ता ही नहीं था कि नहीं, फिर कंटेंट भी तैयार करना होता अगले दिन का, है ना। तो टाइम लगता है इनमें, फिर आपकी जो, क्योंकि कंटेंट ऐसे तो है नहीं मैं किसी और को कहूँगा, अब प्रश्न वगैरह शानदार बनाने होते हैं तो सारे मैं ही फिर वो तैयार करता हूँ। तो ऐसे करते मुझे 3 साढ़े 3 बजे जाते हैं, ठीक है। फिर सुबह क्लास हो जाती है 9 बजे से, फिर से शुरू हो जाती है, ठीक है। पहले 10 थी, फिर अब एक क्लास और 9 बजे से शुरू हो गई, है या नहीं। भर्तियों का टाइम में क्लासें ऑफलाइन बहुत ज़्यादा होती हैं, है या नहीं। तो वो बात है। तो औसत स्थिति भूमध्य रेखा के उत्तर में ये सही है। 4:45 पे आपकी ये क्लास मैं ले लिया करूंगा डेली, ठीक है। आगे कंटिन्यू चलती रहेगी 4:45 से, घंटे भर की क्लास पढ़ा दिया करेंगे। और एक रात को क्लास ले लूंगा 10 से 11 बजे, ठीक है। 11 बजे के बाद मैं मेरा काम कुम करके 12:30 1 बजे तक सो जाया करूंगा, हाँ, ठीक है। हाँ, इसके बाद देखो सनातनी पवनों में एकमात्र व्यापारिक पवन है, ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में आया था, वेरी इंपॉर्टेंट है सेकंड ग्रेड में। अच्छा, कई साथी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं ये बता दूं, ये क्लासें आप देख सकते हो, एक भी सिंगल पर्सन मैं करवा तो वैसे यहाँ मुख्य रीट के लिए रहा हूँ, रीट एसएसटी वालों के लिए। तो सेकंड ग्रेड वाले उनको बता दे रहा हूँ, सेकंड ग्रेड वाले ये क्लास देख सकते हैं, कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। दिन रात का अंतर मतलब सोनू कुमारी मैं समझा नहीं, आपकी क्लास में और कोर्स की क्लास में दिन रात का अंतर है, ठीक है। देखो सनातनी पवनों में एकमात्र व्यापारिक पवनें हैं जो अपना गोलार्ध भी बदल लेती हैं। इसका मतलब बहुत शानदार प्रश्न है, ये पवनें ऐसी हैं जो अपना गोलार्ध भी बदल लेती है। अच्छा, गोलार्ध क्यों बदलती है, जब आईटीसी जड़ क्षेत्र ऊपर की ओर जाएगा, कौन सा क्षेत्र, आई टी सी जड़, जब ऊपर की ओर जाएगा तो ये पवनें ऊपर खिसक जाएंगी, ये ऊपर खिसक जाएंगी। जब आईटीसी जड़ क्षेत्र नीचे की ओर आएगा तो यह पवनें जो है वो नीचे की ओर आ जाएंगी। तो एकमात्र व्यापारिक पवनें है सनातनी में, कौन सी पवनें है, व्यापारिक है, जो अपना गोलार्ध भी बदल लेती है। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है तो उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में। कैसे गुरुजी समझाओ, तो आ जाइए अब हम बात करेंगे आईटीसी जड की। सोनू कुमारी के बहुत ही अच्छा कंटेंट कराते हो सर, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। चलिए अब देखो, बहुत ही शानदार तरीके से समझना है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ आईटीसी जेड क्या होता है। काफी साथियों के ये डाउट रहता है कि सर ये समझ में नहीं आया आज तक कभी कि आईटीसी जेड क्या होता है। तो देखो कैसे समझना है इसको, बिल्कुल सिंपल वे में। जहां पर दो व्यापारिक पवनें आकर मिले, समझो बात को, जहां पर दो व्यापारिक पवनें आकर मिले वहां जो क्षेत्र बनेगा, उस क्षेत्र को अपन क्या नाम देंगे, उस क्षेत्र को नाम देंगे आई टी सी जेड। इसका मतलब क्या होता है, इंटर ट्रॉपिकल कंजर्वेशन जोन।
इंटर एंटर ये यहां तक है ट्रॉपिकल कंजर्वेशन जोन, यानी अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। क्या नाम दोगे? अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। मैंने क्या बताया, ITCZ क्षेत्र कहां बनेगा? हाँ बिल्कुल, हाँ यही तो, इसलिए 4:30 बजे किया है बस इसी कारण। ठीक है। हाँ, इसके बाद सुनो बात, ये जो स्थान है कहाँ देखने को मिलेगा? ITCZ। ITCZ क्षेत्र आपको अधिकतर देखने को मिलेगा भूमध्य रेखा के आसपास। यह एक कम दबाव का जो है वो क्षेत्र होता है। देखो सुनो, जहां पर कम वायु दाब, यहां पर क्या है, वायु दाब कम है। यहां पर क्या है, न्यून वायु दाब है। यहां पर उच्च है, यहां पर भी क्या है, उच्च है। तो पवन का एक नियम होता है, हवा का एक नियम होता है, वो कैसे चलती है? उच्च वायु दाब से निम्न की ओर, उच्च से निम्न की ओर, उच्च से निम्न की ओर। तो उच्च से निम्न की ओर जब दो व्यापारिक पवनें यहां पर आकर मिलेंगी, तो यहां जो क्षेत्र बनेगा उस क्षेत्र को अपने क्या बोलेंगे? ITCZ। तो भूमध्य रेखा पर न्यून दाब मिलता है, कम दाब मिलता है, इसलिए ये क्षेत्र यहां बनता है। ठीक है, आगे और सुनो बात ध्यान से। हवाओं का अभिसरण, अभिसरण को मतलब अभी में दोनों जो है, अभी के अंदर क्या है, इस प्रकार से हवा मिलेगी। तो यहां पर हवा जो है इस प्रकार से मिल रही है, ऐसे मिल रही है, इसे तो अपने अभिसरण बोल रहे हैं। इसे अपन क्या बोल रहे हैं? अभिसरण बोल रहे हैं। आगे सुनिएगा मेरे भाई, यह वह क्षेत्र है जहां उत्तरी गोलार्ध से आने वाली उत्तर पूर्वी, क्या बोला मैंने? उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी हवाएं, उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी हवाएं और दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली दक्षिणी पूर्वी हवाएं, दक्षिणी पूर्वी हवाएं आपस में आकर मिलती है। यानी ये तो व्यापारिक पवनें, हाँ। तो दो व्यापारिक पवनें जहां आकर मिलती है उसे तो बोलते हैं ITCZ। यही तो मैंने समझाया। समझ में आया सभी साथियों को? जरूर बताना। फिर सेवनीय गतिविधि क्या है? ITCZ में हवा ऊपर उठती है, हवा ऊपर उठती है जिससे सेवनीय गतिविधि होती है और बादल बनते हैं जिससे अक्सर भारी बारिश होती है। वो मैंने आपको अभी पिछले पॉइंट पे जो है वो समझाया था कि सेवनीय धाराएं जो है वो कैसे बनती है, बारिश कैसे होती है। ITCZ क्षेत्र जलवायु को प्रभावित बहुत शानदार तरीके से करता है, बहुत ही शानदार तरीके से करता है। कैसे? अब मैं आपको अगर ये उदाहरण भारत में लेकर समझाऊं तो थोड़ा सा आप बोरिंग महसूस मत करना, क्योंकि देखो अगर आप इसको भारत में समझोगे ना तो आपको और शानदार तरीके से ये कहानी समझ में आएगी। एक बार सेकंड ग्रेड एग्जाम में प्रश्न आया था भारत की जलवायु को लेकर, कि कथन वाला प्रश्न था कि ITCZ क्षेत्र क्या जुलाई के महीने में भारत में बनता है? तो देखो आपको मैं एक चीज समझाता हूं, ये समझना। ये हो गया अपना भारत, हाँ गुरुजी ये हो गया भारत, समझना ध्यान से इस बात को। अपने भारत से एक रेखा गुजरती है, आप शायद इस रेखा का नाम भी जानते हो। हाँ गुरुजी जानते हैं, इस रेखा का नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है वो भारत में गुजरती है 21 जून के आसपास। कर्क रेखा पे सूर्य की किरणें कब पड़ती हैं? सूर्य की किरणें जो सीधी पड़ती हैं वो 21 जून के आसपास। मतलब सूर्य की किरणें जहां पड़ेंगी, सूर्य की किरणें जहां पड़ेंगी वहां पर ताप क्या होगा? अरे बोलो मेरे दोस्त। गुरुजी ताप तो अधिक होगा, वेरी गुड। ताप अधिक होगा तो वायु दाब क्या होगा? वायु दाब जो है वो क्या हो जाएगा? कम। और मैंने कहा था ITCZ क्षेत्र के लिए वायु दाब क्या होगा? कम होगा, न्यून वायु दाब वाले क्षेत्र में बढ़ेगा। हाँ गुरुजी, तो यहां पर एक क्षेत्र का निर्माण होगा। इधर की ओर अगर अपने बात करेंगे तो यहां एक क्षेत्र का निर्माण होगा, इधर जुलाई के महीने में इधर की ओर जो है वो ITCZ क्षेत्र बन जाएगा। इधर जो है वो एक क्षेत्र बनेगा जिसे अपन बोलेंगे ITCZ। तो ITCZ क्षेत्र जो है, ITCZ जो क्षेत्र है वो यहां बनेगा, कर्क रेखा के पास जो बनेगा। ठीक है, जून पे कर्क रेखा के पास बनेगा, जहां जहां सूर्य होगा वहां वहां ये क्षेत्र बनेगा। और ये जुलाई वाला प्रश्न आया हुआ इसलिए मैं यहां बना रहा हूं। तो जुलाई के महीने में क्या भाई, जुलाई के महीने में, कौन से महीने में? जुलाई के महीने में जो ITCZ क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा मेरे दोस्त, ITCZ जो क्षेत्र देखने को मिलेगा वो यहां मिलेगा। अब सुनना मेरी बात, यहां पर ITCZ क्षेत्र है। अब ये मैंने कहा था कि जब उत्तरी गोलार्ध में जाएगा तो पवनें उत्तरी गोलार्ध में चली जाती है, व्यापारिक पवनें कहां चली जाती है? उत्तरी गोलार्ध में। अब देखो, अब इस बात को समझो कि यहां पर ये जो व्यापारिक पवनें नीचे वाली थी, ये जो व्यापारिक पवनें चल रही थी, अब इनकी दिशा इस प्रकार से है। हाँ गुरुजी, जैसे ये जो पवनें हैं व्यापारिक, ये उत्तरी गोलार्ध में आती है, इनकी दिशा ऐसे हो जाती है। क्यों? अरे भाई साहब मैंने बताया तो था, पृथ्वी घूर्णन करती है कोरियोलिस बल के कारण। हाँ, तो उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें चलती हैं वो कैसे चलती है? दाईं ओर। अगर मान के चलिएगा ये जो रेखा है, अगर इस रेखा को ये पवन क्रॉस करके उत्तरी गोलार्ध में आएंगी, सोच के चलिएगा ये पवन है तो उत्तरी गोलार्ध में आएंगी, इनकी दिशा ऐसे थोड़ी होगी, नहीं,
क्योंकि अगर मान के चलो कोई पवन ऐसे चल रही है, ये पवन ऐसे चल रही है, उत्तरी गोलार्ध में आएंगी तो इनकी दिशा होगी दाईं ओर, तो दायां मेरा ये रहा, दायां मेरा ये रहा, तो इसलिए इनकी जो दिशा है वो इस प्रकार से हो जाती है। और जैसे इनकी दिशा इस प्रकार से हुई, अपना भारत है यहां पर, अब सुनना, इनकी दिशा इस प्रकार से है, इस प्रकार से है। अब चलो आगे, इनकी दिशा जो है इस प्रकार से ऐसे थी ना, हाँ गुरुजी ऐसे थी, और यहां पर क्या है, हिंद महासागर, क्या है भाई, हिंद महासागर। तो हिंद महासागर का जल भरकर यहां पर मालाबार तट है और एक राज्य जिसका नाम है केरल, केरल से ये मानसून जो है वो टकराता है, ये बादल जो है यहां से टकराकर खूब बारिश करते हैं, उसके बाद ये दो भागों में बट जाते हैं और फिर जाकर भारत में बारिश करते हैं। ये मानसून जो है समझ में आया है नहीं आया, आज तक शायद थे आज चीज कौन पड़ी होगी, मानसून कैसे आता है भारत में, सिद्धो पड़े होगा कि हिंद महासागर से चला, और यहाँ अफ्रीका के पास एक द्वीप है मेडागास्कर, तो मेडागास्कर से होता हुआ ये मानसून इस प्रकार, मेडागास्कर द्वीप जो है उससे होता हुआ ये मानसून अपने भारत के अंदर आता है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा, मेडागास्कर, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, ये बात भी याद कर लेना है ना, कौन सा, मेडागास्कर। और ऐसे मानसून जो है वो भारत में आता है। हाँ रवि कुमार मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, मैं आपको ये बात बोल रहा हूं कि जो ये पवने हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो दक्षिणी गोलार्ध में चल रही पवने हैं, ये भूमध्य रेखा है, तो ये जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में आती है, जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में आती है, तो मैंने कहा था उत्तरी गोलार्ध में पवने कैसे चलेंगी, दाईं ओर, तो इसका दायां तो ये हो जाएगा ना, इसका इन पवनों का जो दायापन है फिर वो हो जाएगा ये, और ये जो उत्तरी गोलार्ध वाली पवने थी ये दक्षिणी गोलार्ध में जाके बाईं ओर चलने लग जाएंगी, ये बाईं ओर चलने लग जाएगी, तो ये पवने यहां जाके बारिश करेंगी और वो पवने जो है वो वहां जाकर जो है वो क्या करेंगी, बारिश करेंगी। तो इस प्रकार से जब ये पवने यहां से ऊपर की ओर जाएंगी, यहां से ऊपर की ओर जाएंगी, तो ये इस प्रकार से जो है वो यहां से होते हुए बारिश करेंगी। यहाँ एक स्थान है मासिन राम, मासिन राम, विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा यहाँ होती है मासिन राम में, कहां पर है गुरुजी, ये है मेघालय में। अब बताओ, ठीक है, ओके, ठीक है भाई, अब बताओ कोई दिक्कत, चलें आगे। आईटीसी जड़ क्षेत्र वहां बनेगा जहां सूर्य होगा, ये बात ध्यान में रखना, जहां सूर्य की किरणें होगी वहीं पर आईटीसी जड़ क्षेत्र बनेगा, क्योंकि यह जो क्षेत्र है वो न्यून दाब का होता है, और न्यून दाब चाहिए तो तापमान अधिक चाहिए, तो तापमान क्या चाहिए आपको, अधिक चाहिए। और अब जैसे मेरी बात सुनो, आईटीसी जड़ क्षेत्र को अगर मैं कह रहा हूं आपको मकर रेखा पे बनाना है, तो अगर आईटीसी जड़ क्षेत्र को आप मकर रेखा पर बनाना चाहते हो तो मुझे ये बताओ मकर रेखा पर सूरज की किरणें कब चमकती है, 22 दिसंबर, वेरी गुड। तो दिसंबर के महीने में जो आईटीसी जड़ क्षेत्र है वो कहां बनेगा, दक्षिणी गोलार्ध में। तो तभी बोलते हैं कि जब ये उत्तरी गोलार्ध में खिसक जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में भी खिसक जाती है व्यावहारिक पवनें। क्यों खिसकती है उसके लिए इंपॉर्टेंट कारण है आईटीसी जड़। हाँ, कोडा डाल के दोग दूं दे दे, ठीक है, बढ़िया बात है, एक आधो तो मिले इसको चलो अब देखो भाई, अब आगे अपने बात करते हैं मानसून। आईटीसीजेड की स्थिति में बदलाव का मानसून पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ेगा। जब सूरज ऊपर की, जब आईटीसीजेड क्षेत्र उत्तर में बनेगा तो इस गोलार्ध में बारिश करेगा, नीचे बनेगा तो नीचे बारिश होगी। अब नीचे ये बनता है दिसंबर में यानी सर्दियों में, तो सर्दियों में अपनी बारिश होती कहाँ है। अच्छा एक बात आप बहुत ही अच्छी समझोगे आप आगे वाले पॉइंट में, मैं कह रहा हूं ये चीजें आपने समझ ली ना, अब आप चाहे राजस्थान और भारत की जलवायु टॉपिक पढ़ना, मैं कह रहा हूं आप टीचर से ज्यादा व्याख्या करके बता दोगे, मैं ये गारंटी से कह रहा हूं, अगर इस क्लास को आपने देख लिया ना, आप जैसे जलवायु कोई नहीं पढ़ा सकता। एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी तो नहीं है सोनू कुमारी, देखो ये होता है एनसीईआरटी के आधार पर ही प्रश्न बनते हैं सारे, तो वहां से आपका बेस मजबूत हो जाएगा, बस इतना है। लेकिन यहाँ जो मैं आपको क्लास ले रहा हूँ ना, मैं एनसीईआरटी प्लस ट्रेंडेड बुक दोनों इंक्लूडेड है, प्लस पीवाईक्यू भी जो मैं देख लेता हूँ कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो वहां अपने थोड़ी सी अच्छी बात कर लेते हैं। जैसे अभी एआईटीसीजेड मैंने क्यों इतना बताया आपको, इसीलिए बताया क्योंकि इसका प्रश्न पीछे आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको आपको अच्छी तरह से ये क्लैरिफिकेशन जो है इसका किया है। अब दूसरी 2 नंबर की जो पवने हैं वो कौन सी हो जाएंगी, पछुआ पवने। अब इसको समझना, और फर्स्ट ग्रेड में जो प्रश्न आया था बड़े बड़े के हाथ खड़े हो गए थे इस प्रश्न को करने में, कि जो मावठ वर्षा होती है, आज मैं आपको रीजन बताऊंगा कि मावठ वर्षा जो होती है उस वो कारण क्या है, किस प्रकार से क्यों होती है, ठीक है। देखो अगर बात करें पछुआ पवने की, तो उत्तरी गोलार्ध में इनकी जो दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है, दक्षिणी गोलार्ध में जो दिशा है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। रटना नहीं है कोई, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, समझाया हुआ है ये बात मेरे भाई अपनों ने चर्चा की हुई है। पछुआ पवने ये रही,
ये रही पछुआ पवने। बस इतना याद रखना, उत्तरी गोलार्ध में पवने दाईं ओर चलती है, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। देखो भाई, पछुआ पवनों की दिशा ये रही, क्योंकि यहाँ उच्च वायु दाब इधर निम्न है, तो उच्च से निम्न की ओर चलेंगी। हाँ गुरुजी, तो उत्तरी गोलार्ध में जो पवन है वो इस दिशा में चल रही है, तो ये दिशा बोलो उत्तर, ये दक्षिण, उत्तर के दक्षिण, इधर पश्चिम है और उधर है पूर्व, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। उत्तरी गोलार्ध में क्या भाई, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इनकी दिशा रहेगी, ठीक है। अच्छा, दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा इस प्रकार से रहेगी। दक्षिणी गोलार्ध में फिर ये क्या दिशा होगी सर, इस दिशा को आप क्या बोलोगे, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। अब आ जाओ उसी पॉइंट पे, अब आ जाओ मेरे भाई आप उसी पॉइंट पर। देखो, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व किया, और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे चित्र बना लिया करो यहीं पास में, यहां लिख दिया करो उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि चित्र बनाया करोगे तो लंबे टाइम तक चीजें याद रहेगी। तो क्या याद करना है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, यानी ये दिशा रहेगी, और उधर जो दिशा है वो क्या रहेगी, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। क्लियर, ये उत्तरी गोलार्ध की दिशा है, यह दक्षिणी गोलार्ध की दिशा है, याद रखना। ओके, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। आगे देखो, दक्षिणी गोलार्ध में अधिक प्रबल रहेंगी ये, क्यों रहेंगी, इसका एक रीजन होता है। दक्षिणी गोलार्ध के अंदर ना जल की मात्रा ज्यादा है, दक्षिणी जो गोलार्ध है उसके अंदर जल की मात्रा क्या मिलती है, ज्यादा मिलती है, और उत्तरी गोलार्ध में स्थल का भाग जो है, स्थल की मात्रा जो है वो ज्यादा है, ठीक है। लगभग आपको देखने को मिलेगा, जैसे दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध जो है ना, इसके अंदर लगभग 80% तो जल है, और 20% जो है वो क्या है, थल है, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर लगभग। तो ज्यादा मात्रा किसकी है, ज्यादा मात्रा जो है वो किसकी है, जल की। तो दक्षिणी गोलार्ध में अधिक प्रबल है, क्योंकि स्थल की कमी है, समुद्र की वहां पर क्या देखने को मिलती है, दक्षिणी गोलार्ध में अधिकता, इसलिए घर्षण का जो प्रभाव है वो कम होता है। देखो, अगर मान के चलो जहां पर स्थल होगा, पर्वत होंगे, पठार होंगे, वहां पर जो घर्षण है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, कभी इनसे टकराएंगी, कभी इनसे टकराएंगी, कभी इनसे टकराएंगी, तो हवाओं में घर्षण ज्यादा होता है, जिनसे इनकी गति जो है वो धीमी हो जाती है। लेकिन अगर दक्षिणी गोलार्ध के अंदर कोई इस प्रकार से घर्षण होगा ही नहीं, स्थल का भाग जो है वो है ही नहीं इतना ज्यादा, तो यहां पर जो है पवने वो तीव्र गति से चलती है। दक्षिणी गोलार्ध में याद रखना, जो पवने हैं वो तीव्र गति से जो है वो चलती है, और याद रखोगे इसलिए इनको बोलते हैं विक्षोभ पवने, है ना, विशेषकर दक्षिणी गोलार्ध में। याद रखना, यहां 40 डिग्री देशांतर पर चलेगी, 50 डिग्री देशांतर पर चलेगी, यह 60 डिग्री देशांतर तक मार करती है भाई। 40 डिग्री देशांतर पर चलती है उसे बोलते हैं गरजती चालीसा, 50 पर जो चलती है उसे प्रचंड चालीसा, और 60 पर जो चलती है उसे चीखती चालीसा, सॉरी चीखती साठा। 60 बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट परसेंट है, याद रखना। गरजती चालीसा, गरजती, प्रचंड, प्रचंड और चीखती, प्रचंड और चीखती चालीसा, ये वेरी, चीखती साठा, प्रचंड 50 है, 50, और गरजती चालीसा। तो 40 पर चलेगी उसे बोलेंगे गरजती, ये प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है। प्रचंड यानी पे प्रचंड पे 50, चीखती 60 पे चलेगी, 60 डिग्री देशांतर पर। चुरू से नमस्कार, हाँ भाई राम राम, चुरू तक अपनी क्लास पहुंच गई है। अच्छा, एक थोड़ा सा ये और बता दो, ये क्लास कितनी मतलब कहाँ तक पहुंची है अभी। मैं गगनगढ़ से ये क्लास ले रहा हूँ, सूरतगढ़ से। प्रचंड 50, बहुत बढ़िया। प्रचंड 50 पे प्रचंड 50 सिंपल है, गरजती 40 है और चीखती 60 है। तो सुन लो, जैसे ये 40 डिग्री है, ये 50 डिग्री देशांतर है, ये 60 डिग्री, जो इसके पास पवने चलेंगी उन्हें तो बोलेंगे गरजती 40, ये गरज कर चलेंगी, ये प्रचंड चलेंगी, और ये चीखती हुई चलेंगी। तो याद रखना, जो 40 पर चलेंगी वो गरजती 40, 50 पर प्रचंड, और 60 पर चीखती साठा, चीखती साठा। बताओ, इतनी बात आपको ध्यान में रेजगी के चल आ गया, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की थी मैंने सर, वैसे तो बने हुए हैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी। फर्स्ट ग्रेड किस सब्जेक्ट से हो आप, ज्योग्राफी से हो या अदर सब्जेक्ट से हो। फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में तो आता ही नहीं है वर्ल्ड, है ना। हनुमानगढ़ बादरा से, अरे वाह, और हनुमानगढ़ की तक पहुंच गया अपनी क्लास, बढ़िया। हमारा गुरुजी है कहीं हनुमानगढ़ में। अब देखो, अब आपको मैं बताता हूं पछुआ पवने, और पछुआ पवनों से जो है वो कौन सी बारिश होती है, मावट वर्षा, और कहां पर होती है, याद रखना उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में तो क्या हो रहा है, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जो है इस प्रकार की घटना मिलती है,
ये यहाँ पर गरजती 40 पवनें चलेंगी, 50 डिग्री प्रचंड 50। यहाँ पर जो विक्षोभ है, ये जो विक्षोभ है ये दक्षिणी गोलार्ध में, इसलिए विक्षोभ पवनें। और उत्तरी गोलार्ध में आएगा पश्चिमी विक्षोभ। उत्तरी गोलार्ध में आपको क्या देखने को मिलेगा? पश्चिमी विक्षोभ। अब उत्तरी गोलार्ध में जो पश्चिमी विक्षोभ है वो क्यों देखने को मिलता है? अब मैंने कहा था इन पवनों की दिशा ये है ना? तो यहां पर जो है आपको मावट वर्षा के पीछे जो कारण देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा? पश्चिमी विक्षोभ का। यहां पर जो बारिश होती है वो पश्चिमी विक्षोभ। अब पश्चिमी विक्षोभ क्यों बोला सर आपने? अब सुनना इस बात को ध्यान से मेरी। मावट वर्षा जो है वो शीत ऋतु में होती है। सुनना ध्यान से, किस ऋतु में होती है? शीत ऋतु में। शीत ऋतु का जो टाइम है वो है मध्य दिसंबर से, यानी मुख्यतः अगर अपने बात करें तो जनवरी की बात आ जाती है ना? मध्य दिसंबर से फरवरी तक जो टाइम रहता है वो शीत ऋतु का। शीत ऋतु का। अब सुनना, जैसे मैंने मेरे भाई ग्लोब बनाया था, ये ग्लोब है, और यहां होगी भूमध्य रेखा, बिल्कुल होगी। इसके ऊपर जो है यहां पर अपनों ने उपोष्णीय उच्च वायुदा पेटी, यहां भी उपोष्णीय उच्च वायु, ये तो चल रही है व्यापारिक पवनें, ठीक है गुरुजी। इसके ऊपर मैंने उप ध्रुवीय न्यून वायुदा पेटी बनाई थी ना? हाँ गुरुजी बनाई थी। अब यहां पर जो पवनें हैं वो चल रही हैं, चल रही हैं, चल रही हैं। अब मैंने कहा यहां पर भी पवनें चल रही है, नीचे भी पवनें इस प्रकार से चल रही हैं, अलग अलग आपको काम कर रही है पवना। अब जब तक आईटीसी जड़ क्षेत्र यहां है तब तक मामला ठीक है, लेकिन दिसंबर के महीने में आईटीसी जड़, मैंने बताया था ना दिसंबर के महीने में आईटीसी जड़, यानी मिड 22 दिसंबर की बात बताई थी मैंने। तो 22 दिसंबर मतलब महीना में 30 दिन हुआ है, 30 को आधा करेंगे तो 15, यानी 15 दिसंबर, यानी लिखा है नहीं शीतकाल कब आएगा? मध्य दिसंबर। तो मध्य दिसंबर के आसपास ये जो आईटीसी जड़ क्षेत्र बनेगा मेरे भाई, आईटीसी जड़ क्षेत्र बनेगा, वो बनेगा यहां एक मिनट, आईटीसी जड़ क्षेत्र बनेगा वो बनेगा यहां। यहां जो क्षेत्र बनेगा वो बनेगा आईटीसी जड़। अब यहां पर मान के चलो ये भूमध्य रेखा होगी, यहां पर ये कर्क रेखा होगी। अब अपना भारत तो यहीं पर है ना? हाँ। अब मैंने कहा था जब आईटीसी जड़ क्षेत्र यहां बनेगा तो पवने जो है नीचे खिसक जाती है। अब जब जब पेटी जो है, मैंने कहा था ना ये विस्थापित हो जाएगी, दक्षिणी गोलार्ध में चली जाएगी। यहां पर ये जब पवने, ये पेटी जब नीचे खिसकती है, पेटी जब नीचे खिसकेगी तो ये जो ऊपर चल रही पवने है ये इस गोलार्ध में आ जाती है। यहाँ पश्चिम पवने जो है इधर की ओर आती है। ये पवने सूखी है, यहाँ बारिश वगैरह नहीं होती है इस क्षेत्र में, ये पवने सूखी है, इनके अंदर कुछ नहीं होता। अब ये पवने जो है इस क्षेत्र में आ जाती है, जैसे ही यहाँ कर्क रेखा के आसपास ये पवने, कर्क रेखा से थोड़ा ऊपर की ओर है ना, उतरे, क्योंकि थोड़े से नीचे आती, ज्यादा नहीं आती। जैसे ये पवने इस दिशा में इस प्रकार चलती है तो अब क्या घटना देखने को मिलती है, इसको समझो। जैसे इन ये जो पवने हैं इन्होंने इस प्रकार से, ये जो मैंने आपको बताया था कि कर्क रेखा जो है यहां से गुजर रही है मान लो, तो कर्क रेखा के ऊपर वाली ये जो पवने हैं ये जो है नीचे की ओर खसक जाती हैं। और इन पवनों की बात करें तो ये पवने सूखी है। अब यहां पर मेरे दोस्त आपको देखने को मिलेगा भूमध्य सागर। ये क्या हो गया? भूमध्य सागर, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये बड़ा, ये जो पॉइंट दिख रहा है ये जो है एक झील है जो सबसे बड़ी है क्षेत्रफल, एक तरह से सागर कहते हैं इसे, इसका नाम है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर। यहां पर आपको देखने को मिलेगी फारस की खाड़ी। ये जो है वो क्या है? फारस की खाड़ी। ओके गुरुजी। अब देखो, अब मेरे भाई ये जो पवने आ रही हैं, समझना बात को ध्यान से। अब जैसी एक सूखी पवनी है, इन्होंने भूमध्य सागर में जैसे ही प्रवेश किया तो भूमध्य सागर का जो है वो जल उठा लिया, वो जल जो है वो उठा लिया इसने, और भूमध्य सागर का जल उठाकर आगे बढ़ी, आगे बढ़ी। आगे जैसे ही बढ़ी तो ये यहाँ कुछ भागों में जो है, क्योंकि देखो जैसे ये हवा है पानी की भरी हुई आर्द्रता वाली, जैसे इस दीवार पे टकराई तो यहाँ बरस जाएंगी, और यहाँ से थोड़ी बहुत जगह होगी तो निकल कर और आगे चली जाएंगी, इसी प्रकार से तो होता है। तो जैसे ही यहाँ पर ये चक्रवात बन बनकर वर्षा करे, फिर यहाँ से इसने पारस की खाड़ी से जल उठा लिया, और ऊपर से ये कैस्पियन सागर वगैरह से भी जल उठा रही है, और इस प्रकार से ये आगे की ओर बढ़ती है। अब होता ये है कि यहाँ पर देखोगे तो यहाँ एक पर्वतमाला फैली है, यहाँ पर एक पर्वतमाला जो है वो फैली है इस प्रकार से, और इस पर्वतमाला का जो नाम है वो है हिमालय। इस पर्वतमाला का जो नाम है वो आपको क्या देखने को मिलता है? हिमालय, ठीक है। जैसे ही ये इस हिमालय से टकराएगी, यहां पर जैसे ही हिमालय से यहां
आपको देखने को मिलेगा ये टकराएगी, तो हिमालय से टकराते ही इसकी दो धाराएं बन जाती है, एक चली जाती है हिमालय के ऊपर की ओर, लेकिन एक धारा जो है इधर की ओर आ जाती है। और वह भारत में सबसे ज्यादा बारिश जो है वो करती है कहां पर? पंजाब में। कहा भारत में मावठ वर्षा सबसे ज्यादा कहां होती है? पंजाब में। उसके अलावा जो है ये बारिश राजस्थान में होती है। और याद रखना, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में ज्यादा बारिश होगी, मरुस्थलवाड़े में, क्योंकि ये वर्षा आई ऊपर से है ना, पश्चिमी इलाके से आई है, तो पश्चिमी क्षेत्र से जो है वो बारिश क्या मिलेगी? ज्यादा देखने को मिलेगी। सुनिएगा ध्यान से, इसका जो प्रवेश होता है यहां पर एक राज्य है जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। यहां पर जो राज्य है उसका नाम क्या है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से मावठ वर्षा का क्या होता है? भारत में प्रवेश होता है। और यहां पर एक घटना देखने को मिलती है, जिन आपा बोला बादल फाट गया नहीं, तो इसे बोलते हैं मानसून ब्रूसफटन। मानसून ब्रूसफटन यानी एक दिन में जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो उसे बोलते हैं कि यहाँ बादल फट गए हैं। तो वो कब होता है? जब ये पूरी भरी हुई बादल पानी के यहाँ टकराएंगे, तो यहाँ पर वो है क्या हो जाएगा? बादल फटने वाली स्थिति बन जाएगी, यानी खूब बारिश होगी, तो अपने बोलते हैं कि भाई बादल फट गए हैं। बताओ ये मावठ वर्षा आज आपको समझ में आई क्या? अब मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, शीतकाल में ये बारिश होती है ना? शीतकाल में बारिश होती है, कारण हो गया पश्चिमी विक्षोभ। इस वर्षा का जो उपनाम है वो है गोल्डन ड्रॉप्स। गोल्डन ड्रॉप्स, या इसे आप कह सकते हो सुनहरी बूंदे। सुनहरी सुनहरी बूंदे, क्या कह सकते हैं भाई? सुनहरी बूंदे। क्यों? क्योंकि ये लाभदायक होती है, गेहूं की फसल हो गई, यानी लाभदायक जो है वो रवि की फसल के लिए, रवि की फसल के लिए जो है ये क्या होती हैं? रवि की फसल के लिए जो है वो ये लाभदायक होती है, ये बात याद रखना। ठीक है गुरुजी, ये बात याद हो जाएगी। लाभदायक रवि में जी बात करा तो आपने क्यों हो गया? चना हो गया, गेहूं हो गया, सरसों होगी, जो हो गया, है ना? तो जो भी मतलब रवि की फसल उन सभी के लिए लाभदायक होगी। ठीक है, इसकी जो उत्पत्ति होती है इस वर्षा की, तो पश्चिमी भूमध्य सागर से। ये देखो, ये पश्चिम दिशा है ना, ये पश्चिम, तो वैसे तो सीधा एग्जामिनर भूमध्य सागर ही पूछता है, लेकिन कल को ऐसे दे दे पश्चिमी भूमध्य सागर, पूर्वी से, उत्तरी से, दक्षिणी भूमध्य से, तो कहाँ बोलोगे? पश्चिमी भूमध्य सागर से। लेकिन यहाँ पर मैं सीधा लिख देता हूँ, इसकी जो उत्पत्ति है वो कहाँ से होती है? भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर से। और ये पवनें कौन सी है? ये बारिश जो होती है वो किनसे होती है? पछुआ पवनों से, है ना? उत्पत्ति होगी। इसके अलावा लास्ट और अंतिम, ये वर्षा सर्वाधिक कहाँ, इसका प्रवेश और सर्वाधिक, इस मावठ वर्षा का जो प्रवेश होता है, प्रवेश भारत में वो कहां से होता है? और याद रखोगे कि यह वर्षा सर्वाधिक कहां होती है? सर्वाधिक भारत में कहां होती है? राजस्थान में तो ये सबसे ज्यादा बीकानेर में होती है, लेकिन भारत में जो है प्रवेश तो होता है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से, याद रह जाएगी बात। हाँ गुरुजी। और सर्वाधिक जो भारत में है वो पंजाब के अंदर बारिश करती है। कहां पर बारिश करती है? पंजाब की। सर्दियों वाली जो वर्षा है इसे अपन बोलते हैं कौन सी वर्षा? मावठ वर्षा, गोल्डन ड्रॉप्स या सुनहरी बूंदे। शाबाश भाई, बहुत बढ़िया। एक थोड़ा सा इतना सहयोग कर दिया करो, आपके लिए काम कर रहे हैं, क्लास लगा रहे हैं। एक ये जो क्लास होती है ना अपनी, ये थोड़ा आपके पास जो ग्रुप वगैरह ना व्हाट्सएप में, या आप जो है इसको स्टेटस वगैरह जो है लगा लिया करो। मैं आपको एक छोटा सा काम देता हूँ, आप इतना थोड़ा सहयोग करना कि एक जो आप में से विद्यार्थी है अच्छे वाला, है ना, जो मतलब ईमानदारी से तैयारी कर रहा है, तो वो एक आपके तैयारी करने वाले साथी को ये क्लास जरूर दिखाएगा। आप ये एक बार क्लास को बोलो कि भाई अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी करना चाहते हो तो एक बार क्लास देखो। अगर आपको अच्छी लग रही है तो मुझे लगता है कि उनको भी कहीं ना कहीं ये क्लासें तो अच्छी लगेंगी। और दूसरी बात है कि लोग स्पेशल वर्ल्ड ज्योग्राफी का स्पेशल कोर्स लेते हैं 1000 रुपये का, तो यहाँ उनके लिए ये फायदा हो जाएगा। ये थोड़ा सहयोग कर दोगे आप, उनको भी अच्छा लगेगा, है या नहीं है? तो मैं इतना आपसे जो है वो गुजारिश करता हूँ कि इसको स्टेटस वगैरह पे आप क्लास लगा लिया करो। आपका बहुत बहुत आभार होगा अगर इतना काम कर दोगे तो। ठीक है? अच्छा, ये ऐसे मत सोचा करो कि गुरुजी तो देखते नहीं है, स्टेटस पे लगाएं या ना लगाएं, एक होता ही है मन में ही, है ना? मैं मान लूंगा कि आपने, अगर आपने लगाया है तो कि स्टेटस पे, तो बस बढ़िया बात हो जाएगी फिर। हाँ भाई, हैप्पी, ठीक है, धन्यवाद भाई बहुत बहुत। चलो इसके बाद देखो, इन पवनों की अगर अपने बात करते हैं आगे, इन पवनों में आकस्मिक मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। अच्छा, अचानक, आकस्मिक मतलब अचानक, है ना? आकस्मिक मौसम परिवर्तन होते रहते हैं। ग्रीष्म में इनकी तीव्रता कम होती है। देखो गर्मियों में कम होगी तीव्रता,
और सर्दियों में जो तीव्रता है वो क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। समझ में आ गई बात? ओके, फिर आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब अपना लास्ट, ये तो सिंपल सी है, ध्रुवीय पवने, इनमें दिशा दिशा याद रखनी है और कोई ज्यादा प्रश्न में बनता नहीं है इनका। ध्रुवीय पवने, जिन्हें ध्रुवीय पूर्वी पवने भी कहते हैं, ठंडी शुष्क हवाएं होती हैं जो ध्रुवीय उच्च वायु दाब क्षेत्रों से उपध्रुवीय न्यून वायु दाब की ओर चलती है। ध्रुव से उपध्रुव तक चलेगी, उपध्रुवीय की चलेगी। देखो कैसे, ये अपना जो है क्षेत्र हो गया, ये होगा ध्रुवीय उच्च वायु दाब। ध्रुव से कहां चलेगी, ध्रुव से उपध्रुवीय, ध्रुव से उपध्रुवीय। ये देखो, ध्रुव से उप, ध्रुव से उपध्रुव की ओर चलेगी। इसके दूसरा ही है उपध्रुव, ये ध्रुव ये नहीं कहेंगे, इसी को बीच वाला नहीं, उपध्रुव बोलेंगे इसको। अच्छा, ये है क्या मिस ब्यूटी, चलो बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप लगा लोगे तो। ठीक है, अब देखो इसके बाद, अब इसके बाद देखो मेरी बात। ये जो पवने हैं, मैंने कहा था कि उत्तरी गोलार्ध में चलेंगी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। बहुत बढ़िया, उत्तरी गोलार्ध में क्या चलेगी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम ऐसे चलेंगी। और दक्षिणी गोलार्ध में ये जो पवने हैं, ये उत्तर होगी, ये दक्षिण होगी, ये पूर्व होगी, ये पश्चिम होगी। तो दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर ऐसी दिशाएं निकली रहेगी दक्षिणी गोलार्ध में। बताओ, अब आपको तीनों मैंने सनातनी पवने जो है वो करवा दी है। तीनों जो पवने हैं यहां पर मैंने आपको बहुत शानदार तरीके से करवा दी है। अब आगे चलूं, अब एक प्रकार की सनातनी पवने पूरी हो गई है, सामयिक पवने की बातें जो है वो हम करेंगे अभी। क्लियर? चलिए, अब अपने जो है आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे कौन सी पवने, सामयिक पवने। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जल समीर। अरे जल समीर जो पवने हैं वो कब चलती है, दिन के समय। सामयिक पवनों को मैंने अनेक भागों में बांटा था। नंबर 1 पे लिखा था मानसून, मानसून मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से कैसे आता है। अब दूसरा जो पॉइंट था वो था जल समीर, फिर तीसरा था थल समीर, और उसके बाद था कौन सा, घाटी समीर, और घाटी समीर के बाद था पर्वत समीर। घाटी समीर और पर्वत समीर, ये दोनों पॉइंट मैं आपको कल वाली क्लास में कराऊंगा। आज वाली क्लास में मैं आपको इस कंसेप्ट के बारे में चर्चा करवाता हूं। ठीक है, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, उसको मत देखो एक बार, उसको भूल जाओ, उसको बाद में समझेंगे, पहले ये देखो। ठीक है, जैसे मान के चलिएगा यहां पर क्या भरा हुआ है, ये पूरा पानी भरा है। ये क्या भरा हुआ है, ये है जल, वो जल है। और ये जो भाग है इधर की ओर आपको दिख रहा है, ये हो गया थल। और अठापा बेटा ओमेरियो ओथेरिया, ये समझ रहे हैं ना, मैं समझाने के लिए आपको ले गया यहाँ पर। बस जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना तो यही माना करो कि मैं हूँ और आप हो, बस मैं आपको ही पढ़ा रहा हूँ, तो चीजें थोड़े सा और बेहतर समझ में आती है। सुनना ध्यान से, ये आपा दोनों खड़े आठ है। बात है कब की भाई, दिन की। अब दिन में अगर हम बात करेंगे, दिन के टाइम की बात करांगा, दिन के होगो भाई सूरज होगा, दिन के होगो सूरज। दिन में आपको सूर्य दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। अब सूर्य से जो है किरणें निकलेंगी, और किरणें निकलकर यहां भी जाएंगी और इधर भी जाएंगी। अब होता क्या है, सुनिएगा ध्यान से, होता क्या है कि जल पर इतना प्रभाव देखने को मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि सूर्य किरणें जल की ऊपरी परत को ही गर्म कर पाएंगी, नीचे जो जल है वो क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। आप सामान्यतः ये बात देखते हो, सामान्यतः अगर नहीं देखते तो आप देखना कि कोई बट्टल है, उसको पानी का भरना, बट्टल को जो है वो क्या करना भाई, पानी का। हाँ, प्रणाम मेरे भाई, प्रणाम। ठीक है, देखो मैं आपको करूँ कोई जी पानी को बट्ठल है वो भर लो और धूप में छोड़ देना, तो आप उसको क्या करोगे, 2 घंटे धूप में पड़ा रहेगा ना, वो उसको ऊपर देखना, ऊपर वाली लेयर होगी ना वो तो आपको नजर आएगी गर्म, और जैसे ही अंदर हाथ मारोगे, जैसे ही बट्ठल के अंदर मारोगे तो नीचे पानी मिलेगा ठंडा। ऐसा होता है ना। तो क्योंकि ये ऊपर वाली परत को तो प्रभावित कर देगा, ठीक है, लेकिन नीचे पानी पूरा क्या रहेगा, ठंडा रहेगा, इसलिए जल वाले भाग पे प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसी किरणें स्थल पर पड़ेंगी, अब स्थल वाले भाग पे पड़ी तो स्थल पे क्या हो जाएगा भाई, तापमान अधिक हो जाएगा, स्थल पर प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, तापमान क्या हो जाएगा, अधिक। और वायु दाब जो है यहां पर क्या मिलेगा, वायु दाब, जो वायु का भार जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वायु का भार कम हो जाएगा। अब इसके अंदर उल्टा है, क्योंकि जल का जो तापमान है, तापमान तो क्या है भाई, कम है, और तापमान कम हो जाएगा तो यहाँ का वायु दाब जो है वो क्या हो जाएगा, जल वाले भाग का
वायु दाब जो है अधिक हो जाएगा। और जैसे ही वायु दाब अधिक हुआ मेरे भाई, जैसे ही यहाँ का वायु दाब अधिक हुआ, तो यहाँ पर जो पवन का नियम होता है कैसे चलेंगे, उच्च वायु दाब से निम्न। तो जल में उच्च वायु दाब है और थल पर निम्न है, तो हवा की दिशा जो है वो कैसे होती है, जल से थल की ओर। जल से थल की ओर हवा होती है, उसे क्या बोलते हैं, जल समीर, है ना। जल से थल की ओर हवा, जल से थल की ओर जो हवा होती है उसे ही क्या बोलते हैं, जल समीर बोलते हैं। अच्छा, फिर ये हवा ऊपर की ओर उठती है यहाँ से, क्योंकि ताप अधिक है ना, तो भाप बनकर ऊपर की ओर उठेंगी। तो हवा ऊपर की ओर उठकर, मैंने कहा था ना, सीधी जाने के बाद ये हवा इस प्रकार से गति करती है, क्योंकि और ऊपर नहीं जा सकती। ऊपर जाने के बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां हवा खत्म है, ऊपर हवा जा ही नहीं सकती, क्योंकि हवा जो है वो ऊपर जाकर जो है ऊपर खत्म हो जाती है। हवा एक शक्ति खत्म हो जाएगी, हवा की जितनी ताकत है वो चलेगी, क्योंकि हम भी एक लिमिट तक चल ही सकते हैं, बाद में कहीं ना कहीं तो अपने गोडे डल जाएंगे कि बस इतने चल सकते हैं, आगे नहीं, तो हवा के भी गोडे डल जाएंगे यहाँ। फिर हवा जो है इस प्रकार से चलने लग जाती है। तो यहां से इस प्रकार जब ये पवन वापिस इस प्रकार से आएगी, तो इतने इसको टाइम बहुत लग जाएगा। टाइम यानी ऐसे मान लो कि रात हो जाएगी, है ना। तो फिर यहां से जो हवा इधर आके खत्म हो जाती है इसकी शक्ति, फिर ये बहुत तेज गति से वापस नीचे गिर जाती है। जब उठी थी तब तो जुआनी में तो बहुत खतरनाक तरीके से उठी, फिर जाकर ऊपर इस प्रकार से चलती रही, फिर बाद में बुढ़ी हुई तो एकदम नीचे गिरी आकर, इसकी स्थिति जो है कमजोर हुई तो एकदम नीचे गिरी आकर, और एकदम नीचे गिरेगी, फिर यहाँ पर पुनः वापिस नीचे गिरेगी, और सुबह अगले दिन क्या होगा, वापिस यहाँ से ताप अधिक बनकर, तो इस प्रकार से ये हवाएं चलती रहती हैं। इस प्रकार से जो है हवा चलती रहती है। क्यों, अब ये घटना है पूरे दिन की है, पूरे दिन की। तो रात में क्या स्थिति होती है, रात में स्थिति अपने को क्या देखने को मिलती है, सुनना। रात में स्थिति क्या है, यहां पर क्या भरा हुआ है, पानी। ये तो होगी दिन की। ये स्थिति मैंने अभी आपको जो बताई वो किसकी बताई है, दिन की। ये पानी भरा हुआ है यहाँ, ये थल है। अब रात में क्या होता है, रात में जो है वो स्थल भाग तो क्या हो जाएगा, ठंडा। यहाँ स्थल भाग का, क्योंकि रात में स्थल भाग को तापमान कम हो जाए, तापमान कम हो जाएगा, तो वायु दाब क्या हो जाएगा, वायु दाब यहाँ का अधिक हो जाता है। वायु दाब क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। और जल में क्या होता है, अब जल में थे एक चीज नोट करना, जल की ऊपर वाली, अब यहाँ उल्टा होगा, जल की ऊपर वाली लेयर तो मिलेगी ठंडी, क्योंकि यहाँ पर जो ठंड होगी, जो तापमान कम वाला प्रभाव वो देखने को मिलेगा। ऊपर वाली लेयर तो मिलेगी ठंडी, नीचे जो पानी है रात के टाइम गर्म होता है। गर्म को मतलब ऐसे नहीं उकल रहा है, मतलब उसकी जो यहाँ पर जो पानी का तापमान है वो आपको अधिक देखने को मिलेगा रात के टाइम। तापमान अधिक होता है रात के टाइम, उल्टा होता है। और वायु दाब क्या होता है, कम। अब आपको मैं एक उदाहरण बताता हूँ शानदार सा। वायु दाब यहाँ क्या होता है, कम। रात के टाइम थे, देखे होगो, नोट की होगी ये बात, पानी टैंकी के अंदर नुआयो हो जाए, गुनगुना सा हो जाता है ना, या आपको रात को बट्ठल भर के छोड़ देना, ठीक है, बाहर छोड़ दिया, मतलब गर्मियों में, या है ना, रात को बट्ठल भर के छोड़ दिया आपने, तो रात को 2 3 4 बजे आप ये नोट करोगे कि उसके ऊपर जो लेयर है ना बट्ठल की, वो तो फुल ठंडी, लेकिन जैसे ही अंदर हाथ मारोगे पानी मिलेगा नुआया नुआया सा, है ना। तो रात के टाइम क्या होता है, वायु दाब तो कम होता है, जल में तापमान अधिक होता है। और हवा कैसे चलती है, हवा चलती है उच्च वायु दाब से निम्न की ओर। हवा कैसे चलती है, उच्च वायु दाब से निम्न। तो थल से जब हवा जल की ओर चलेगी, थल से हवा जब जल की ओर चलेगी, उसे बोलते हैं थल समीर। अब बिल्कुल सिंपल बात मैंने बता दी, जब हवा जल से थल की ओर चले, जब हवा जल से थल की ओर चले तो उसे बोलते हैं जल समीर। ये घटना दिन में देखने को मिलती है, क्योंकि दिन में तापमान स्थल भाग का ज्यादा होता है, और रात में तापमान कम होता है स्थल भाग का। तो थल समीर होता है जिसमें थल से हवा जो है जल की ओर चले, थल से हवा कहाँ चले, जल की ओर चले, उसे बोलते हैं थल समीर। समझ में आ गई क्या बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि अब सुनिएगा मेरी बात, मैंने कहा था ना कि तापमान अधिक स्थल भाग पे, ये देखो स्थल भाग का जो तापमान अधिक है, तो यहाँ जो पवने जल की तरफ जाएंगी वो कैसे जाएंगी, गर्म। और जो ये जो सागर आपको दिख रहा है, यहाँ की जो पवने चलेंगी वो कैसी होंगी, ठंडी होंगी। अब रात के टाइम उल्टा होता है, रात में जो सागरों से पवने उठती है वो तो होती है गर्म, और यहाँ जो स्थल भाग पर जो पवने चलती है वो क्या होती है, ठंडी। रात ना आप मानसो डाल के छात पर सो जा, ठंडी ठंडी हवा लगा नहीं। और क्या ये दोपहर में आपको सो जाए, फिर क्या ऐसी हवा लगेगी जैसे रात को चलती है, तो आपको कहता है भी नहीं लगेगी सर। तो इसे बोलते हैं अपने जल समीर और थल समीर। बोलो, इतनी बात थारा ध्यान में रेजा सीखे। तो आज के लिए अपने इतना पढ़े तो बहुत है, होता है? हाँ हाँ, चलो। तो कैसी लगी क्लास जरूर कमेंट में बताना आप, है ना। और आपकी कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो मुझे जरूर बताना गुरुजी। भाई को नहीं, भाई हूँ, अच्छा भाई है कि, तो नाम थे राखो वासु। अब वासु नाम भगवान कृष्ण,
वासुदेव नाम की वो भगवान कृष्ण को बचपन को नाम हो नहीं। मैं तो सोचो कि भाई होगो, लेकिन आप तो भाई निकली। चलो भाई, राम राम। और बताओ। खत्म। अब बस एक क्लास हो रहा होगी, भी मैं ठंडी पवने और गर्म जो पवने चल रही है वो बता दूंगा। यहाँ राजस्थान में थे पड़ो लू चला है नहीं, तो बे सारी हवा पटांगा काल की क्लास में। वेरी नाइस, थैंक यू, बहुत बहुत आभार। बस मैं समझ आता हूँ कि क्लास में बढ़िया चल रही है अपनी, बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अब अपने अगली क्लास में। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। काफी साथी कह रहे हैं गुरुजी आपकी बुक इकोनॉमिक्स की बता दो, जियोग्राफी की बता दो। देखो अभी मैं सिर्फ अभी शुरुआत में राजस्थान जियोग्राफी पे काम कर रहा हूँ, और लेट आएंगे, ये मान के चलना, आएंगे लेट, लेकिन तहलका तो बचाएगी बुक। कैसे गुरुजी? कि अपनी जो राजस्थान भूगोल की बुक होगी वो सबसे यूनिक होगी अभी तक जितनी भी बुकें राजस्थान में चल रही है। क्योंकि जैसे मैं अब क्लास में ये पढ़ा रहा हूँ ना, उस प्रकार से ही मतलब टॉपिक को समेटना की कोशिश की है मैंने, बिखेरा नहीं है। अभी यहाँ किताबों में टॉपिक बिखरा हुआ मिलता है, तो फिर अपने को क्या किताबों से पढ़ा हुआ याद नहीं होता, तब अपने नोट्स की तरफ भागते हैं। तो वो जो किताब तैयार हो रही है ना, उस किताब को इस प्रकार से तैयार कर रहा हूँ कि ताकि मैं जब पढ़ता था तो मुझे ऐसा टाइम भी था कि एक एक टॉपिक समझने में ना 1.5 1.5 महीने लगा है। राजस्थान की जलवायु पढ़ी थी ना, मुझे 1.5 महीने में समझ आई थी। तो डजेंट मैटर मुझे कितने महीने में समझ आई, मैटर ये करता है कि मैं आपको कितना जल्दी चीजों को समझा देता हूँ। वो किताब भी कुछ ऐसी सी आएगी। ठीक है, तो ओके, तो जरूर प्रयास रहेगा, आपका पूरा सहयोग मिलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है उस किताब में। ठीक है, बहुत शानदार। और उसके साथ एक बुकलेट भी निकालेंगे छोटी सी ना, उस वो आप एक मोटिवेशन किताब होगी जो आपको समय समय पर जो है शक्ति देगी कि आपको जो है तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, और इसके उसमें ये भी लिखा होगा कि क्यों कर रहे हैं हम तैयारी। ठीक है, चलिए, ठीक है भाई, ओके। अभी के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।